नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। इस वक्त की हर खबर को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखला के मामले में दुनिया को किसी एक देश पर निर्भरता से किया सावधान। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन के साथ वर्चुअल शिखर वार्ता में ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप समझौते पर हस्ताक्षर। जलवायु परिवर्तन पर दोनों देश मिलकर करेंगे काम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 को मंजूरी। स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने और भारत के शस्त्रों और सैन्य प्लेटफॉर्म के वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाने पर जोर। ऑफसेट दिशा निर्देशों में भी किए गए हैं बदलाव। वेबसाइट पर मिलेगी कोविड वैक्सीन के विकास से जुड़ी हर जानकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आईसीएमआर के वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री का किया शुभारंभ। कहा, नैदानिक परीक्षणों से संबंधित जानकारियां भी होंगी हासिल। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद मॉनसून सत्र में संसद से पारित किसानों के सशक्तिकरण और कृषि सुधार से संबंधित 3 ऐतिहासिक विधेयक बने कानून। 5 जून को जारी अध्यादेश की ली जगह। देश में किसी भी बाजार में मनचाही कीमत पर फसल बेच सकेंगे किसान। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 पर भी राष्ट्रपति की मुहर। किसानों के लिए केंद्र का अहम फैसला। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने खरीफ सत्र में धान की खरीद के लिए 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की किस्त को दी मंजूरी। एमएसपी पर होगी धान की खरीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आपूर्ति श्रृंखला की किसी एक देश पर निर्भरता से सावधान किया है। वो आज डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन से वर्चुअल माध्यम से मुलाकात कर रहे थे। दोनों नेताओं ने दुनिया में बहुपक्षीय सहयोग की जरूरत पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 से पैदा हुई स्थिति का सामना करने के लिए दुनिया भर के देशों को साथ आना होगा। वर्चुअल माध्यम से हो रहे सम्मेलनों की श्रृंखला में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने डेनिश प्रधानमंत्री को विवाह की शुभकामनाएं दी और उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुपक्षीयवाद पर बल देते हुए कहा कि विश्व आपूर्ति श्रृंखला में एक देश पर निर्भरता के अंजाम को दुनिया ने देख लिया है और अब वक्त आ गया है कि इस श्रृंखला का विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन किया जाए। कोविड-19 ने दिखाया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स का किसी भी सिंगल सोर्स पर अत्यधिक निर्भर होना कितना रिस्की होता है। हम जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना और रेजिलियंस के लिए काम कर रहे हैं। अन्य लाइक माइंडेड देश भी इस प्रयत्न में जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक विस्तृत आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत भी इसी दिशा में एक कदम है। इस महामारी के दौरान भारत की फार्मा उत्पादन क्षमताएं पूरे विश्व के लिए उपयोगी रही है। हम यही प्रयास वैक्सीन के क्षेत्र में भी कर रहे हैं। हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी यही प्रयास है कि प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में भारत की क्षमताएं बढ़े और वे विश्व के भी काम आए। इस अभियान के तहत हम ऑलराउंड रिफॉर्म्स पर जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन ने भारत और डेनमार्क के 400 साल पुराने रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग केवल कोविड-19 जैसी चुनौती के लिए ही नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन जैसी दूसरी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भी जरूरी होगा। With India and Denmark joining hands together today, I am confident that we are able to overcome both
the situation when it comes to COVID-19, but also when it comes to climate changes. And because of that, we are able in our cooperation to build a better future for our people. इस मुलाकात के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवतावाद और कानून पर आधारित व्यवस्था के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता का जिक्र किया गया। दोनों ही नेताओं का मानना था कि भारत और डेनमार्क जैसे एक सोच रखने वाले देश विश्व कल्याण के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक नई रक्षा खरीद प्रक्रिया को जारी किया। इसमें स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने और भारत को शस्त्रों और सैन्य प्लेटफॉर्म के वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाने पर ध्यान दिया गया। इसको लेकर उन्होंने कहा कि डीएपी में भारत के घरेलू उद्योग के लिए हितों की सुरक्षा करते हुए आयात और निर्यात दोनों के लिए विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिहाज से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल हैं। नई नीति के तहत ऑफसेट दिशा निर्देशों में भी बदलाव किए गए हैं और संबंधित उपकरणों की जगह भारत में ही उत्पाद बनाने को तैयार बड़ी रक्षा उपकरण निर्माता कंपनियों को प्राथमिकता दी गई है। रक्षा खरीद प्रक्रिया को सरकार की आत्मनिर्भर भारत की पहल के अनुरूप तैयार किया गया है और इसमें भारत को अंततः वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया की परियोजनाओं के माध्यम से भारतीय घरेलू उद्योग को सशक्त बनाने का विचार किया गया है। नई नीति में खरीद प्रस्तावों की मंजूरी में विलंब को कम करने के लिहाज से 500 करोड़ रुपए तक के सभी मामलों में आवश्यकता की स्वीकृति को एक ही स्तर पर सहमति देने का प्रावधान भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारतीय सैन्य अकादमी में 2 अंडरपास का उन्होंने शिलान्यास किया। परियोजना पर 45 करोड़ की लागत आएगी और ये 2 साल में पूरी हो जाएगी। बहुप्रतिष्ठित परियोजना से अकादमी के उत्तरी, दक्षिण और मध्य परिसर आपस में जुड़ जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 72 गुजरने के कारण परिसर के एक भाग से दूसरे भाग में जाने में असुविधा होती है। अंडरपास से व्यस्त राजमार्ग पर यातायात में भी सुगमता होगी और आईएमए के कैडेट और कर्मियों की भी सुरक्षा होगी। ये काम पूरा होने के बाद न सिर्फ सेना के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी ये बड़ी सौगात साबित होगी। किसानों के सशक्तिकरण और कृषि सुधार से संबंधित 3 ऐतिहासिक विधेयकों को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। इसके साथ ही ये तीनों विधेयक कानून बन गए हैं और 5 जून को जारी अध्यादेश की जगह इन्होंने ले ली है। ये कानून किसानों को मुक्त व्यापार में मदद करने और उपज का बेहतर दाम दिलाने से संबंधित हैं। इन कानूनों का मकसद देश की कृषि व्यवस्था में बदलाव लाना और किसानों की आय बढ़ाना है। बीते मॉनसून सत्र में संसद से पारित कृषि सुधार से संबंधित 3 अहम विधेयक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के साथ ही कानून बन गए हैं। इनमें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 शामिल हैं। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020 के प्रावधान किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने और खरीदने की अनुमति देते हैं। इसके प्रावधान राज्यों के एपीएमसी अधिनियम के प्रावधानों के होते हुए भी लागू रहेंगे। इसके जरिए किसानों को राज्य के अंदर और बाहर भी अपनी उपज बेचने का अधिकार मिलेगा। कानून में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यापार करने पर राज्य सरकार किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कोई बाजार फीस, सेस या प्रभार नहीं वसूलेगी। कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020 कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद के संबंध में किसानों को संरक्षण देने और उनके सशक्तिकरण के लिए खाका प्रदान करता है। इसमें किसी भी उपज के लिए बुआई से पहले समझौता करने का प्रावधान है। किसानों को कृषि उपज के मूल्य का आश्वासन मिल सकेगा। साथ ही फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि समझौता करने वाले पक्ष
या कंपनियों को करनी होगी। इसमें करार करने वाली कंपनी को प्राकृतिक आपदा या महामारी की वजह से दाम में कमी होने पर भी न्यूनतम गारंटी मूल्य देना ही होगा। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के मकसद से लाया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार युद्ध और अकाल की असाधारण स्थिति में ही खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को विनियमित कर सकती है। नए कानूनों का उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने के लिए कृषि उपज विपणन समिति एपीएमसी मंडी के अतिरिक्त अपनी उपज बेचने का विकल्प देना है। ये मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद प्रणाली के अतिरिक्त होगा। इससे किसानों की आय में स्थिरता आएगी। इन कानूनों से ऐसा माहौल तैयार होगा जिसमें किसान और व्यापारी को अपनी कृषि उपज खरीदने और बेचने की आजादी होगी। इससे किसानों को अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे और उनकी बाजार लागत घटेगी। इन प्रावधानों से किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिल सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात किसानों के हितों से जुड़ी हुई खबर की। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सर्वोच्च वित्तीय संगठन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना राज्यों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रक्रिया के तहत खरीफ सत्र में धान की खरीद के लिए 19,444 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से कोविड महामारी के दौरान इन तीनों राज्यों के किसानों को बड़ी वित्तीय मदद मिली है। केंद्र सरकार किसानों के हितों में एक के बाद एक फैसले ले रही है। किसानों के जीवन में बदलाव लाने और उनकी मेहनत का हक उनको दिलाने वाले कानून के बाद अब केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सर्वोच्च वित्तीय संगठन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना के किसानों के लिए अहम फैसला लिया है। निगम ने किसानों से एमएसपी पर धान की खरीद के लिए 19,444 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। इस राशि को मंजूर किए जाने के बाद राज्यों और राज्यों के मार्केटिंग महासंघों को अपने सहकारी संगठनों के जरिए तय समय पर धान की खरीद करने की प्रक्रिया में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे ज्यादा 9,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, हरियाणा के लिए 5,444 करोड़ रुपए और तेलंगाना के लिए 5,500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ये तीनों राज्य देश में धान के कुल उत्पादन का 75% उपजाते हैं। उचित समय पर उठाए गए इस कदम से राज्यों की एजेंसियां तत्काल खरीद प्रक्रिया को शुरू कर सकेंगी। इस फैसले से किसानों को सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना उत्पाद बेचने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल में संसद में पारित जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को भी मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद इस नए कानून को अधिसूचित कर दिया गया है। मॉनसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों ने जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को पारित किया था। गजट अधिसूचना के मुताबिक जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को 26 सितंबर को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी है। भारत समेत विदेशों में कोविड-19 के लिए वैक्सीन के विकास से जुड़ी जानकारी अब आप वेब पोर्टल पर हासिल कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के लिए आईसीएमआर के वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री का आज शुभारंभ किया। राष्ट्रीय कोविड-19 क्लिनिकल रजिस्ट्री भारत में नैदानिक और प्रयोगशाला जांच, उपचार, प्रबंधन, नवाचार और अस्पताल में भर्ती कोविड रोगियों के परिणामों के बारे में आंकड़े जुटाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसके उद्घाटन के मौके पर कहा कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन के बारे में जानने के लिए लोग बहुत उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के विकास के बारे में सभी जानकारी पारदर्शी तरीके से दी जानी चाहिए। कोविड वैक्सीन के कंटेक्स्ट में एक पोर्टल को आज स्थापित किया गया है, जहां देश के लोग उस पोर्टल पर जाकर कोविड वैक्सीन से जुड़ी हुई सारी रिसर्च और उससे जुड़ी हुई जो भी डेवलपमेंट्स हैं, उससे जुड़े हुए जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, उसके जुड़े हुए जो भी आने की संभावनाएं हैं वैक्सीन के डेवलप होने की, इस सब की जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे। कोविड-19 की भी और दूसरी भी जो वैक्सीन्स देश के अंदर उपलब्ध हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में दी जाती हैं, ये सब जानकारियां वहाँ पे मिलेंगी।
डॉक्टर हर्षवर्धन ने इससे पहले रविवार को संडे संवाद के जरिए सोशल मीडिया पर पूछे गए सवालों के जवाब में बताया कि जल्द ही जारी होने वाले दूसरे सेरो सर्वेक्षण के संकेत मिले हैं कि भारत कोविड के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने में अब भी काफी दूर है और लोगों को कोरोना संक्रमण से संबंधित सरकार के मानकों का पालन करते रहना चाहिए। सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता का मतलब यह है कि पर्याप्त संख्या में लोग प्रतिरक्षित हो जाएं ताकि संक्रमण का प्रसार रोका जा सके। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 82,170 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 60 लाख के पार पहुंच चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक हुए मामलों की कुल संख्या भी 50 लाख के पार पहुंच गई है। साथ ही देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 82.58% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 82,170 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 60,74,703 हो गई है, जबकि 74,000 से ज़्यादा लोगों के संक्रमित होने के साथ देश में ठीक हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 50 लाख से अधिक हो गई है। देश में कोरोना वायरस बीमारी के 9,62,640 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 15.85% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 1,039 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में कोविड-19 से मरने वालों की कुल तादाद 95,542 हो गई है। देश में मरीजों के ठीक होने की दर 82.58% तक पहुंच गई है और मृत्यु दर घटकर 1.57% रह गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक देश में अब तक करीब 7 करोड़ 20 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान मुश्किल चुनौतियों के बावजूद सचिवालय ने शानदार कामकाज किया है। राज्यसभा टीवी के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सचिवालय ने एक नए सामान्य जीवन के लिए बेहतरीन तरीके से बनाए से कई समायोजन किए। राज्यसभा के महासचिव ने बताया कि मानसून सत्र में भी पिछले 3 सत्रों की तरह उत्पादकता बहुत अच्छी रही। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने राज्यसभा टीवी के साथ बातचीत में कहा कि कोरोना महामारी के दौरान बिना किसी अवकाश के दोनों सदनों की कार्यवाही का बारी बारी से संचालन चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने बताया कि इस दौरान दोनों सदनों और पूरे संसद भवन परिसर को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा था। संसदीय प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों को संक्रमण मुक्त करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। I would say it was very, very challenging and an experience of lifetime. Nothing of this sort has happened has been witnessed in the parliament by the parliamentarians, by the secretariat, by the security, by anyone who have been concerned with the parliament. So totally new experience, very challenging, and I am happy that our officers could put up a show in which things passed off, at least from our perspective, without any interruptions and without any glitches. And thanks to the Honorable Chairman for not only for his guidance, for his kind words and his leadership, his directions from time to time. राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने बातचीत के दौरान बताया कि मानसून सत्र समेत पिछले कुछ सत्रों के दौरान कामकाज की रिकॉर्ड उत्पादकता जनता के प्रति बढ़ती जवाबदेही को दर्शाता है। There was a productivity of 100.47% against the total time which was for the business was 38 hours and 30 minutes, and we actually worked for 38 hours 43 minutes. So 3 hours and about 40 minutes which were lost because of any problem or disruption, that was more than made up for by sitting late and doing extra work, and therefore the productivity was 100.47%. And I am very glad to share it with all of you all that this has been the trend for the last 3 sessions. The productivity has been very, very high. And if we include this session also, the productivity is around more than 99%.
राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने कहा कि 14 सितंबर से 23 सितंबर तक चले मॉनसून सत्र के दौरान कई तय मानक प्रक्रियाओं का अच्छे से पालन किया गया। संसद भवन परिसर में इस दौरान कोविड-19 से जुड़े हजारों परीक्षण किए गए। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। देश के गांव में स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान को 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए शुरू किया गया था। अब अभियान का असर भी दिखने लगा है। अभियान को लेकर रेलवे ने आंकड़े जारी किए हैं। उसके मुताबिक 25 सितंबर तक 10 लाख श्रम दिनों के बराबर रोजगार प्रदान किया गया। कोरोना महामारी काल में देश के गांव, गरीब और श्रमिकों की बेहतरी के मकसद से शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जिस सोच के साथ इस अभियान का आगाज किया गया था वो अब जमीन पर दिखने लगी है। अभियान के तहत तेजी से उन लोगों को रोजगार मिल रहा है जो कोरोना काल में पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 25 सितंबर तक 10,66,246 मानव दिवस काम सृजित किए गए हैं। इन 6 राज्यों में करीब 164 रेलवे परियोजनाओं पर काम जारी है। 25 सितंबर तक 12,276 श्रमिकों ने इस योजना के तहत काम किया। रेलवे की इन परियोजनाओं में ठेकेदारों को करीब 2,200 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। काम में समन्वय के लिए रेलवे ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। हर जिले के साथ साथ राज्यों में भी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ताकि राज्य सरकार के साथ करीबी समन्वय स्थापित हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के कारण बड़ी संख्या में लौटे प्रवासी श्रमिकों की संख्या वाले क्षेत्रों और गांवों में आजीविका के अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए इस साल 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान नाम से अभियान शुरू किया था। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचागत निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। ये अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच एक सम्मिलित प्रयास है जिसमें 25 सार्वजनिक ढांचागत कार्यों को तेजी से लागू करना है ताकि आजीविका के अवसरों में बढ़ोतरी की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कर्ज चुकाने के लिए दी जाने वाली किस्तों में रियायत यानी लोन मोरेटोरियम के मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वो टली हुई किस्तों पर कितना ब्याज लगाएगा, इस बारे में एक आधिकारिक फैसला लिया जाए और हलफनामा संबंधित पक्षों को दिया जाए। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि वो 2 या 3 दिनों के अंदर ब्याज के संबंध में कोई फैसला ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत इस मामले को ज्यादा दिनों तक नहीं खींचना चाहती और इसे 5 अक्टूबर तक निपटाना चाहते हैं। शहीद आजम भगत सिंह की आज 113वीं जयंती है। पूरा देश क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन 1907 को पंजाब के लायलपुर में हुआ था। महज 14 साल की उम्र में भगत सिंह पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में शामिल हो गए। 1926 में भगत सिंह ने लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन किया। उनको 1927 में सैंडर्स हत्या और 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने का मुख्य अभियुक्त माना गया। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल भी की। 23 मार्च 1931 की रात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर अमर बलिदान को नमन किया। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि बड़ी कीमती है ये आजादी, जिसके लिए कितने ही मेधावी युवाओं ने सहर्ष अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। इस पुनीत स्वाधीनता का उपयोग राष्ट्र के विकास और एकता के लिए करें। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके मां भारती के वीर सपूत अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वीरता और पराक्रम की उनकी गाथा देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करती रहेगी। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूँ। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे, चिंतक थे। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ने
ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि अपने परिवर्तनकारी विचारों व अद्वितीय त्याग से स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने वाले और देश के युवाओं में स्वाधीनता के संकल्प को जागृत करने वाले शहीद भगत सिंह को नमन। भगत सिंह युगों युगों तक हम सभी देशवासियों के प्रेरणा के अक्षुण्ण स्रोत रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।